नमस्कार दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है इसका बहुत लंबा कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। मान लीजिए कल अगर वॉर रुक भी जाती है तो ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में या फिर एक महीने बाद जो है चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ये कई साल तक इसका असर आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिस तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और यहां पर स्पेशली हम बात कर रहे हैं एलएनजी, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस को लेकर आप देख ही रहे हो भारत में कितनी ज्यादा चर्चा चल रही है। हुआ क्या है कि कतर का जो एलएनजी एक्सपोर्ट है वो अगले 5 साल के लिए, जी हां, अगले 5 साल के लिए डिस्ट्रॉय हो गया है। मतलब उनकी 17% कैपेसिटी खत्म हो गई है अभी के लिए। आप देख सकते हो खबर, ईरान अटैक्स वाइप आउट 17% ऑफ कतर्स एलएनजी कैपेसिटी फॉर अप टू 5 ईयर्स। इसको डिटेल से समझेंगे क्योंकि भारत जिन भी देशों से गैस मंगाता है उसमें सबसे ज्यादा हम डिपेंडेंट कतर के ऊपर ही हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो इसका भारत पर भी कितना असर होने वाला है। यूरोप पर होगा, बहुत सारे देशों के ऊपर होगा। चलिए इस डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 हो या फिर 2028, हर एक बैच में हम आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। और ये नया बैच स्टार्ट होने वाला है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी अगर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं कि ये क्राइसिस स्टार्ट कैसे हुआ। देखो, ईरान इजराइल यूएस का जो वॉर चल रहा है वो तो चल ही रहा था, लेकिन इसमें अचानक से एस्केलेशन तब हुआ जब 2 दिन पहले इजराइल ने जो ईरान की गैस फील्ड है, यहां पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आप सब जानते हैं। ये रहा कतर। कतर के जस्ट ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे ना, ये जो पिंक कलर में शेडेड एरिया है, ये पूरा का पूरा एक सिंगल गैस फील्ड है। लेकिन ये पूरा कतर का नहीं है। इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ऊपर वाला, ये जो डिवाइडेशन है, ये ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है साउथ पार्ट्स, और कतर इसको कहता है नॉर्थ डोम। ठीक है, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ईरान का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस फील्ड है। तो हुआ क्या था कि इजराइल ने इस गैस फील्ड के ऊपर भारी अटैक कर दिया था, उनके मिलिट्री स्ट्रक्चर वगैरह को खत्म कर दिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि यहां पर ईरान काफी ज्यादा नाखुश हो गया। यहां पर ईरान ने रिटेलिएट किया पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, चाहे वो कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। और उसमें जो सबसे बड़ा अटैक था वो था कतर का रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स। अगेन मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये नॉर्थ फील्ड मैंने आपको दिखा दिया, कतर के जस्ट अबव है, और कतर के यहां पर बॉर्डर पर ही ये जो आपका कोस्टल रीजन आप देख रहे हो, यहीं पर आपको मिलेगा रास लफान। तो रास लफान इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर एलएनजी की प्रोसेसिंग होती है। जो नेचुरल गैस आता है उसको एक्सट्रैक्ट करके इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। अब आप सोच के देखो, अगर यहां पर प्रोसेसिंग ही नहीं होगा तो कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, इजराइल ने ये जो अटैक किया था साउथ पार्ट्स के ऊपर, ईरान के गैस फील्ड के ऊपर, ट्रंप भी काफी नाखुश हो गए थे। ट्रंप का भी कहना था कि मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं था, इजराइल ने अपने आप से कर दिया। और ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अब इजराइल इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने एक प्रकार से क्लियर धमकी दे दी थी कि अब हम यहां पर आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करेंगे। एंड दैट इज वाई ये जो पूरा वॉर है ना, वो मिलिट्री टारगेट से शिफ्ट होकर इकोनॉमिक और एनर्जी टारगेट की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये हिट एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या है? ये जो रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी है कतर में, वहां पर प्रॉब्लम क्या हुई? देखो, एक तो मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल है। दुनिया में जितना भी ग्लोबल एलएनजी की सप्लाई आती है, 20%, सोच के देखिए, अकेले इसी रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी से आती है। तो यहां पर डैमेज हुआ क्या कि ईरान ने ये जो अटैक किया इसके ऊपर, इसकी वजह से 2 एलएनजी प्रोडक्शन ट्रेन डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये होता क्या है? एलएनजी ट्रेन का मतलब क्या है? देखो, नेचुरल गैस जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये जो गैस फील्ड आप देख रहे हो ना, यहां से जो भी नेचुरल गैस आ रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो अगर भारत अगर हमें एलएनजी चाहिए तो वो गैस के फॉर्म में तो आएगा नहीं। इसका नाम ही है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो उसको कंप्रेस किया जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है नेचुरल गैस से लिक्विड के फॉर्म में, ताकि बड़ी मात्रा में हम यहां पर उसको एक्सपोर्ट कर सकें। और ये जो रास लफान आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत बड़ी कैपेसिटी थी। तो एलएनजी ट्रेन क्या होता है? ये एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये बेसिकली उसको प्रोसेस करता है गैस से लिक्विड के फॉर्म में, और ये कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है। मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर एक ट्रेन भी डिस्ट्रॉय होता है, मतलब मैसिव प्रोडक्शन लॉस होगा। और आप यहां पर देख सकते हो, ईरान ने जो अटैक किया है, 2 एलएनजी प्रोडक्शन जो ट्रेन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक गैस टू लिक्विड वाला जो प्लांट है वो हिट हुआ है। इसके अलावा फायर, शटडाउन, ये सब की वजह से वर्कर्स को इवैक्यूएट वहां से कर दिया गया था। कुछ इस प्रकार का होता है ये जो एलएनजी ट्रेन की हम बात कर रहे हैं ना, नेचुरल गैस से उसको लिक्विड के फॉर्म में किया जाता है। इसका डिस्रप्शन का स्केल मैं
मैं आपको बताता हूं, कतर का जो एलएनजी कैपेसिटी है उसका 17% लॉस हो चुका है। लगभग 12 से 13 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी कतर की लूज हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ हर साल कतर को $20 बिलियन का नुकसान होगा, सोचिए। और इसको रिपेयर करना इतना आसान नहीं है, 3 से 5 साल लग सकते हैं इसको रिपेयर करने में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कस्टम बिल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग लगता है इसको रिपेयर होने में। अच्छा, ये जो कतर है ये पूरे दुनिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टॉप 3 एलएनजी एक्सपोर्टर में से आता है कतर, और ये यूरोप को तो सप्लाई करता ही है। और यूरोप क्या हुआ था ना कि रशिया से पहले गैस खरीदता था बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन वो जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ ये सब की वजह से वो बैकआउट हो गया और ये कतर से ज़्यादा खरीदने लग गए। फिर इसके अलावा एशिया, इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, ये सब कतर से गैस खरीदते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हो ना, 20% ऑफ ग्लोबल एलएनजी सप्लाई ये इसी पर्टिकुलर जगह से आता है, रास लफान से। इसका मतलब ये हुआ कि कतर का ही 17% अगर कट होता है तो पूरे दुनिया में एनर्जी शॉक जाएगा, एंड दैट इज वाई इसके बारे में इतनी डिस्कशन हो रही है। अच्छा, एक और चीज समझिए, ये पूरा डिस्रप्शन नॉर्मल शॉक से कैसे अलग है। अभी तक जो भी शॉक्स वगैरह आते थे, डिस्रप्शन होता था, या तो वेदर की वजह से होता था, कोई तूफान वगैरह आ गया, मेंटेनेंस की वजह से शटडाउन होता था, या फिर शॉर्ट टर्म जो जियोपॉलिटिकल टेंशन कि थोड़ा बहुत मिसाइल इधर से उधर किसी ने दाग दिया, तब यहां पर थोड़ा बहुत डिस्रप्शन आता था। लेकिन यहां पर तो क्या हुआ है ना, फुल फ्लेज वॉर चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट हो गया, मल्टी ईयर रिकवरी ऐसा बताया जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चरल शॉक है, ये कोई टेम्पररी शॉक नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट दिस टाइम। अच्छा, इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या कनेक्शन है? देखो, ऑलरेडी आप सब जानते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कितनी क्राइसिस चल रही है, वैसे ही यहां से एक्सपोर्ट होना बहुत मुश्किल हो गया है। और ऊपर से कतर का ये जो एलएनजी प्लांट है वो डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये हुआ कि कंबाइंड इफेक्ट हो गया है, मतलब प्रोडक्शन भी हिट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का खतरा ही है, डबल डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि भारत की वल्नरेबिलिटी यहां पे कितनी हो जाती है। देखो, भारत काफी डिपेंडेंट है, मतलब आप समझिए, क्रूड ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो 85% हम इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन क्रूड ऑयल के केस में क्या है ना कि हम अलग अलग बहुत सारे यहां पर हमारे सप्लायर्स हैं, अगर एक नहीं दे रहा है तो कहीं और से मंगा लेंगे, कहीं और तीसरे से मंगा लेंगे, तो फिर भी उसमें उतना शायद खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है गैस को लेकर, क्योंकि हम अकेले कतर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। हम जितना भी एलएनजी इंपोर्ट करते हैं ना, सोच के देखिए, उसका लगभग आधा एलएनजी हम अकेले कतर से करते हैं। नॉट जस्ट इमेजिन, अगर कतर से एलएनजी नहीं आ पाएगा तो कितना बड़ा रिस्क हो जाएगा। अच्छा, इसका डायरेक्ट असर आपको भारत के अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि एलएनजी आप देखो, जो नेचुरल गैस होता है ना, क्योंकि फिर मान लो भारत आता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है या फिर एलएनजी में यूज होता है, तो एक तो फर्टिलाइजर सेक्टर में नेचुरल गैस की आवश्यकता पड़ती है, तो वो काफी इंपैक्ट होगा। एलएनजी के प्राइस बढ़ेंगे तो, क्योंकि आप सब जानते हो ना, फर्टिलाइजर सरकार हेविली सब्सिडाइज करती है किसानों को देने के लिए, तो यहां पर उसके दाम तो बढ़ाएगी नहीं, तो जो भी लॉस होगा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा और फिजिकल डेफिसिट भारत का बढ़ जाएगा। फिर पावर सेक्टर के अंदर क्या है कि गैस बेस्ड जो प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेस से गुजर रहे थे, तो अब यहां पर एलएनजी के प्राइसेस बढ़ेंगे, मतलब उनके लिए और कम वायबल होगा और वो कोयले की तरफ जाएंगे, मतलब एनवायरमेंट को नुकसान होगा। फिर सिटी गैस में डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉब्लम आएगी, सीएनजी, पीएनजी जो हाउस होल्ड्स में यूज किए जाते हैं। फिर इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंपैक्ट हो गया, स्टील, सेरेमिक्स, रिफाइनरीज, मतलब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी यहां पर बढ़ेगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमने तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है वो साइन किए होंगे। अब यहीं पर रोल आ जाता है फोर्स मेजोर का। अब क्या है कि नॉर्मल केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉयलेशन नहीं किया जाता है, लेकिन अगर बड़ा वॉर छिड़ गया, अगर नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो यहां पर कतर जो है वो इस क्लॉज को इन्वोक कर सकता है और कह सकता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ था कि इतना हम आपको सप्लाई करेंगे एलएनजी, वो हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज इस समय फुल फ्लेज वॉर चल रहा है। तो कतर अगर ये इन्वोक करता है तो अगेन यहाँ पर स्पॉट मार्केट से हमें खरीदना पड़ेगा जो एलएनजी वगैरह है, जो कि अपने आप में काफ़ी महंगा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा था ना स्टार्टिंग में कि ये कोई छोटा मोटा डिसरप्शन नहीं हो रहा है मिडिल ईस्ट में, इसका लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा। एक तो जो पूरा एनर्जी सिक्योरिटी है वो शिफ्ट होने वाला है, मतलब जो सप्लायर्स हैं हमारे वो डाइवर्सिफाई होंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत उतना ही एलएनजी कतर से मंगाएगा? नहीं मंगा पाएगा। हमें अपने सप्लायर्स को अब डाइवर्सिफाई करना ही होगा, कहीं ना कहीं और से मांगेंगे। तो पूरा का पूरा जो लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स है वो इस वॉर की वजह से चेंज हो गया है। यहां पर विनर्स कौन है? यूएसए विनर्स है। देखिए, यूएसए एलएनजी एक्सपोर्टर है, तो अब यूएसए से लोग खरीदेंगे, ऑस्ट्रेलिया से खरीदेंगे, रशिया से खरीद सकते हैं सैंक्शंस अगर हटता है तो। लूजर्स कौन होगा? इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज, जैसे भारत हो गया, हम काफी डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं रिन्यूएबल की तरफ भी पुश आएगा, सोलर, विंड। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी
कि कतर का जो एलएनजी एक्सपोर्ट है वो डिसरप्ट जो हुआ है उसका भारत पर क्या असर हो रहा है वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो एलएनजी और एलपीजी को लेकर यहां पर दो स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें 2027-28 कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा प्रतिज्ञा बैच अवेल कर सकते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई आपको कराई जाती है। बस यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।